लगता है कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम सभी को ये पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन हम सब में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 272 के बहुमत के आंकड़े को भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर 400 सीटों का एक बहुत ही बड़ा दावा कर रहे थे, तो वहीं एग्जिट पोल भी इन्हें 350 से 370 सीटें मिलने का दावा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जनता का तो कुछ और ही प्लान था। इस जनता ने सिस्टम को एक शॉक डिलीवरी दिया है और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के पीछे के रीजंस को जानते हुए इस वीडियो में हम बीजेपी के इतनी कम सीटें आने के पीछे के कारण को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर बीजेपी इतनी कम सीटों पर कैसे सिमट गई और अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी अयोध्या के लोगों ने भाजपा को क्यों नहीं जिताया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बीजेपी ने इस लोकसभा इलेक्शन में कई सारी छोटी मोटी गलतियां की और लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां इन लोगों ने की जो कि इनके वोट शेयर को कम करने का काम कर गई। देखिए हम सब ने बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत से ही एक नारा सुना कि अब की बार 400 पार। अब भाजपा को लग रहा था कि यदि वो ऐसा नारा देंगे तो इसे जनता उन्हें और ही ज्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसका फायदा उठाकर विपक्ष ने इसे एक हथियार के रूप में उपयोग किया और विपक्ष ने पूरे भारत में ये माहौल बनाकर रख दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आई और लोकसभा में इनकी सीटें 400 के पार हुई तो ये इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ संविधान में भी बदलाव कर देंगे, उसके साथ ही साथ लोगों का आरक्षण भी ये खत्म कर देंगे। विपक्ष के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेन लीडर्स थे उन्होंने इस बात का खंडन करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि वो संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते। और ये बात जहां पर भारतीय जनता पार्टी शहरी वोटर्स को समझाने में कामयाब हो गई, जिसका सबूत हमें दिल्ली में देखने को मिलता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर इलेक्शन जीती। पर यह बात जो विपक्ष ने फैलाया बीजेपी ग्रामीण एरिया के वोटर्स को नहीं समझा पाई, क्योंकि ग्रामीण जगहों पर एक साइकोलॉजी ये चलती है कि यदि उनका ओपिनियन किसी मुद्दे पर एक बार बन गया तो उसे बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अर्बन एरिया के लोग ये जानते थे कि अगर संविधान में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मूल अधिकार हैं उस पर यदि खतरा हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा के रूप में सामने आ जाएगा और ऐसे सभी कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देगा। लेकिन रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया के लोग इस बात को नहीं जानते और इस बात का फायदा विपक्ष ने उठा करके एक फेक प्रोपेगेंडा बड़े प्यार से फैलाया, जिसकी वजह से बीजेपी के वोट शेयर में काफी गिरावट आई। जहां पर बीजेपी 2019 में 40% वोट शेयर हासिल करके विजयी हुई थी, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 36% वोट शेयर ही हासिल कर पाई। ये दिखाता है कि इस प्रोपेगेंडा ने किस हद तक लोगों के वोटों को इन्फ्लुएंस किया। अब हम सबको पता है कि भारत में करीब से करीब 70 से 80% हिंदू हैं, लेकिन ये सोचने का विषय है कि 40% हिंदू ही महज भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है और इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज कभी भी भाजपा को वोट नहीं देता यदि हम कुछ अपवादों को छोड़ देते। तो ये जानना काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से 30 से 40% हिंदू हैं जो कि भाजपा के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। देखिए इनमें आते हैं गांधी और अंबेडकर की हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित लोग। ये बीजेपी के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते, यानी कि जो लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ हैं और ऐसे सेंट्रिस्ट लोग जो कि बेंड टुवर्ड लेफ्ट है, जो कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते। और इस वर्ष अपोजिशन अपने इस नरेटिव के दम पर भाजपा के 40% वोट बेस को भी तोड़ने में कामयाब हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक नारे की वजह से इनका वोट शेयर इतना कम हो। हम सबको पता है कि बीजेपी पर आरएसएस का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और इस इलेक्शन के स्टार्टिंग में जब जेपी नड्डा ने अपने एक
इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं और ना ही बीजेपी का आरएसएस से कोई रिलेशन है। इससे बीजेपी को ये लगता था कि यदि वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो इससे मुस्लिम का वोट और ऐसे लेफ्टिस्ट वोटर्स जो बीजेपी को वोट कभी नहीं देते, बीजेपी उनका वोट बैंक साध पाएगी। लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत। इन्हें ना ही एक तरफ इन लेफ्टिस्ट और इन मुस्लिम्स का वोट बैंक मिला और दूसरी तरफ इन्होंने आरएसएस को भी नाराज कर दिया। देखिए, आरएसएस का जमीनी पकड़ बहुत ही ज्यादा है और इनका घरों तक लोगों तक इनकी पकड़ है और वो भी बहुत सारे स्विंग वोटर को इनके पक्ष में हमेशा से करते हैं, चाहे वो लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाना हो या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में चल रहा हो उसको क्लियर करना हो। ये सब काम आरएसएस करती थी और इस बार आरएसएस ने वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से प्रथम 3 चरण के चुनाव में इन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है, जिसको देखते हुए बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आकर कथित रूप से इस बात का खंडन भी करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक साथ है और इसके बाद आरएसएस ग्राउंड लेवल पर उतरती और इसका रिजल्ट हमें दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग के पोंग कैंपेन में दिल्ली में बीजेपी बहुत ही ज्यादा पीछे थी और ये आरएसएस के जुड़ने का ही नतीजा था कि बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर पाई। देखिए, कई सारे लोग बीजेपी के इस खराब परफॉर्मेंस को कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि ध्रुव राठी और देशभक्त के बनाए गए वीडियो से भी जोड़कर देखेंगे कि उनकी वीडियो का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि लोग एकदम जागरूक हो गए, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ग्राउंड लेवल पर कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने पर कामयाब नहीं रहे हैं, क्योंकि आज के समय का भारत हमारे और आपके कहने से वोट नहीं देता। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से ही वोट करता है, उसके खुद के अपने मुद्दे होते हैं और वो उसे प्राथमिकता देते हुए ही वोट करता है। और विपक्ष के द्वारा जो डर का माहौल बनाया गया, जिसको इन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो ने बढ़ाने का काम किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट 0 ही था, क्योंकि भारत आज भी जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाया, जिसकी वजह से बीजेपी कई सारी जरूरी सीटों को भी हार गई। इस साल के लोकसभा चुनाव में कई सारी रोचक चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये भी कहना था कि बीजेपी का पतन सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हो सकता है, यानी कि अगर पार्टी के अंदर ही विवाद शुरू हो जाए। देखिए, इसका असर हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को तो मिला। हम सभी को पता है कि इसका बढ़ चढ़ कर असर हमें उत्तर प्रदेश से राज्यों में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी कम से कम 70 सीटें जीतने का वादा कर रही थी, वहां पर महज वो 33 सीटें ही जीत कर आई। देखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जहां पर ग्रामीण एरिया में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस माना जाता है, वहां पर ये नरेटिव ऐसा सेट किया गया कि अगर भाजपा इस बार जीत कर आती है तो वो इस इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे, जिसके कारण जो यूपी में बीजेपी का कोर वोटर था, जो कि मुख्यतः ब्राह्मण और ठाकुरों के रूप में है, वो इनमें भी गिरावट देखने को मिलती। और कभी भी बीजेपी ने साफ रूप से आकर इस बात का खंडन करने की भी कोशिश नहीं की, जिसने वोटर के मन में एक अलग तरीके का गुस्सा भरा, जो कि बीजेपी की परफॉर्मेंस में हम साफ तरीके से देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए एक बात आपको जान लेना जरूरी है कि इस इलेक्शन में बीजेपी के विधायक और सांसद प्रत्याशियों के बीच में भी काफी मतभेद देखने को मिला। आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देख लीजिएगा कि वहाँ के जो विधायक लोग हैं वो सांसद प्रत्याशियों से किस तरीके से मतभेद रख रहे थे, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की पुष्टि करता है। जहाँ पर अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो अमेठी में जहाँ पर बीजेपी के विधायक और सांसद प्रत्याशी के बीच में काफ़ी खींचातानी हम लोग देखे, जिसका नतीजा हम अमेठी में भी देख सकते हैं। अमेठी में तो ये हुआ कि भाजपा के जो विधायक थे वो स्मृति ईरानी के साथ प्रचार करने के लिए इलेक्शन डे के आखिरी दिन जाकर पहुंचे, जो कि दिखाता है कि बीजेपी के अंदर मतभेद कितना ज़्यादा था। और इस अंतर मतभेद के कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कारण मुख्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो है पावर को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जितने विधायक थे उनको ये लगता था कि अगर भाजपा का ही सांसद उनकी एरिया से जीत गया तो उनका इन्फ्लुएंस उनकी एरिया में कम हो जाएगा, और इसी कारण बस वो अपनी ही पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हुए भी पाए गए।
देखिए, भाजपा में हमेशा से ये कल्चर बना रहा है कि कोई भी व्यक्ति को लीडरशिप रोल में आने के लिए नीचे से उठकर आना पड़ता है, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि बीजेपी ही वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हर एक व्यक्ति को अपने आप को साबित करने का एक मौका देती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भाई भतीजावाद नहीं है। लेकिन इस बार इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी इस प्रक्रिया का खंडन करते हुए कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे। देखिए, बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के जरिए अपोजिशन के नेताओं को करप्शन के चार्ज में जेल में डालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो नेता विपक्षी दल को छोड़ करके उनकी खुद की पार्टी में आता है, वो उस पर लगे हुए सारे केस को हटा देते हैं। यानी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप में जो पोस्ट नीचे से आते हुए किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, जो कि ग्राउंड लेवल से मेहनत करके ऊपर आया है, वो रातों रात विपक्षी दल के किसी नेता को दे दी जाती है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। और कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हुए हमें ये बात भी जान लेना चाहिए कि इस बार बीजेपी ने अपने पीआर के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया, यानी कि ऑनलाइन एड्स और कैंपेन के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की, जो कि साफ रूप से विफल होता हुआ ही दिखा है, क्योंकि वोटर तक पहुंचने का काम ये पहले इनके कार्यकर्ता करते थे। और इस बार क्योंकि ज्यादा पैसा ऑनलाइन कैंपेन पर खर्च किया गया, जिसकी वजह से भी कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे, और कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में तो कार्यकर्ताओं ने प्रचार करने का भी प्रयास नहीं किया, जो कि दिखाता है कि इस वर्ष बीजेपी अंतर मतभेदों से कितनी ज्यादा घिरी हुई थी। हम सबको पता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन भारत के दक्षिणी राज्यों में इस तरीके की राजनीति को महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण से हम सब ने ये देखा होगा कि जब तक नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों में प्रचार कर रहे थे, तब तक उन्होंने कोई भी सांप्रदायिक बातें नहीं की, लेकिन जैसे ही वह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आए, तो वहां पर सांप्रदायिक बातें करना शुरू कर दी। और इसी कारण की वजह से, या फिर हम यूं बोलें कि इस दोगलेपन की वजह से, किसी भी दक्षिण भारत के लोग बीजेपी के समर्थन में नहीं आते। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन राज्यों पर भी बात करते हैं जहां पर बीजेपी की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा 90% से ज्यादा सीटें मिलने का दावा कर रही थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ भाजपा ही ऐसा दावा कर रही थी, हम सभी को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें तो जरूर भाजपा जीतेगी, लेकिन 70 सीटें तो छोड़िए, वह तो फैजाबाद और अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी हार गई। और बनारस, जहां से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़े थे, वहां सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वोटों से वो सिर्फ जीते हैं। ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से कि राम मंदिर बनने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद से चुनाव सीट हार गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे अहम विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी थी, जो कि INDI गठबंधन का हिस्सा थी। उसने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, समाजवादी पार्टी को यह बात पहले से पता था कि मुस्लिम वोटर बेस और यादव वोटर बेस उनकी पार्टी को छोड़ करके किसी और भी पार्टी को वोट नहीं देगा, फिर चाहे उनकी पार्टी के द्वारा उतारा गया प्रत्याशी मुस्लिम और यादव कास्ट का हो या ना हो। इसलिए इस बार यदि हम देखें तो 8 सीटों को छोड़ करके अखिलेश यादव ने लगभग सभी सीटों पर अन्य जाति के कैंडिडेटों को उतारा, और जिस इलाके में जिस भी जाति के वोटर के बेस ज्यादा थे, कैंडिडेट भी उन्हीं के जाति के आधार पर उतारे गए। यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बेस तो कंसोलिडेटेड है। अब यदि आप दूसरे जातियों के वोट को भी तोड़ लो तो आपको एक एज मिल जाती है। अब उदाहरण के तौर पर हम श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र को देख सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वोट बर्मा जातियों का है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने बर्मा जाति का ही कैंडिडेट वहां पर राम शिरोमणि वर्मा को उतारा, जिन्होंने 71,000 वोटों से वहां के भाजपा के जो कैंडिडेट थे साकेत मिश्रा को हराया। और जहां पर पहले यही जो अंतर होता था ये 10 से 15,000 वोटों का ही होता था, जो कि साफ साफ दिखाता है कि जो हिंदू समाज पिछले 10 वर्षों में जाति के आधार पर उतनी मात्रा में वोट नहीं दे रहा था, वह इस बार जाति के नाम पर भी वोट देता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये प्लान रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करो और हिंदू समाज में मतभेद कराकर उनमें डिवीजन पैदा करके कुछ जातियों का वोट लेकर सरकार बना लो। लेकिन यह फॉर्मूला पिछले 10 वर्षों में फेल ही रहा था। लेकिन इस इलेक्शन में यह दिखाई पड़ता है कि खासकर उत्तर प्रदेश में INDI गठबंधन ऐसा करने में कामयाब रहा। भाजपा को इस बार यह लग रहा था कि
राम मंदिर और अनुच्छेद 370 पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी राम मंदिर का जिक्र भी सुनाई नहीं दिया। बजाय इसके इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव संविधान में बदलाव के मुद्दे पर लड़ा गया। और जाहिर सी बात है, और वो हम सबको भी मालूम है कि विपक्ष ग्राउंड लेवल पर यह माहौल बनाने में कामयाब रहा कि अगर भाजपा की मेजॉरिटी आई तो वो संविधान में बदलाव जरूर करेंगे और लोगों का आरक्षण भी छीन लेंगे। और यदि INDI गठबंधन आई तो वे OBC के आरक्षण को और भी बढ़ा देंगे। इस बात से लड़ने के लिए भाजपा ने ये वक्तव्य दिया था उस समय कि वह आरक्षण को हटाने नहीं बल्कि आरक्षण को बचाने के पक्ष में। और उसके साथ साथ वो भाजपा के लोग ये भी वक्तव्य देते हुए उसमें पाए गए थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो वो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। सेम यही एग्जैक्ट वर्ड थे। तो जो कुछ भी मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने के चांसेस भी थे वह भी बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि मुस्लिम वर्ग इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था, जो कि भाजपा के हारने के कारणों में से एक था। अब जो भी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन सबको ये बात मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी उस समय 1.5 लाख सरकारी टीचरों की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद से अब तक एक भी सरकारी टीचरों की वैकेंसी नहीं निकल कर आई। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर सरकारी जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अब देखिए, इससे लोगों के अंदर और खासकर युवाओं के अंदर ये गुस्सा बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा था कि हम सारे एग्जाम तो क्वालिफाई करके बैठे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही। अब देखिए, ये गुस्सा बीजेपी के वोट बेस को कम करता हुआ भी दिखाई दिया है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या फिर जो कांग्रेस पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो भाजपा के नौकरी देने के बावजूद भी कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात स्विंग वोटर की करें तो हम सबको ये मालूम है कि स्विंग वोटर ही हर इलेक्शन में विनर को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी पार्टी के कोर वोटर बेस को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप स्विंग वोटर को अपनी तरफ जरूर कर सकते हो, क्योंकि जो भी कोर वोटर भाजपा का है वो भाजपा को ही वोट करेगा, जो कोर वोटर समाजवादी पार्टी का है वो समाजवादी पार्टी को करेगा, या फिर जो कांग्रेस का कोर वोटर है कांग्रेस को ही करेगा। लेकिन स्विंग वोटर आपकी तरफ हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे चर्चित लोकसभा सीट फैजाबाद की, जिसमें अयोध्या भी आता है। देखिए, फैजाबाद वो सीट थी जहां पर अगर आप भारत में 100 लोगों से पूछोगे तो 99 लोग यही कह रहे थे कि भाजपा का अयोध्या से हारना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में एक शॉक डिलीवर किया है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी गंगू सिंह फैजाबाद क्षेत्र से अपना चुनाव हार गए। अब हम सबको ये लग रहा था कि फैजाबाद में तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें वोट तो मिलना चाहिए, चाहे वो एक टेम्पंग इकोनॉमी बनाकर देना हो या फिर 500 साल से हिंदू समाज के द्वारा जो राम मंदिर की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका भी निवारण करना हो। भाजपा सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, लेकिन वह क्या कारण थे जिनकी वजह से भाजपा अयोध्या हार गई। देखिए, अयोध्या में जो भी विकास हुआ उसके कारण रोड को चौड़ा किया जाना था, जिसके कारण कई लोगों के घरों को तोड़ा गया, अतिक्रमण हटाया गया, जहां पर कई सारी दुकानों को भी तोड़ा गया। इनकी वजह से अयोध्यावासी काफ़ी नाराज थे और साथ ही साथ जिनके घर तोड़े गए और जमीन लिए गए उनको मुआवजा देने में भी काफ़ी देर लगाया गया। और यहाँ तक बात है कि वोट की गिनती हो जाने के बाद भी आज तक भी बहुत लोगों के मुआवजे अभी भी नहीं मिले हैं, जिसका गुस्सा वोटरों ने पूरी बूथ पर आकर दिखाया। उसके साथ साथ फैजाबाद जिले से जिनको टिकट दिया गया था, गंगू सिंह कोई कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है कि लोग उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं। और इसके साथ साथ कई पॉलिटिकल एनालिसिस का ये भी कहना था कि योगी आदित्यनाथ गंगू सिंह को टिकट मिलने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको शायद मालूम था कि गंगू सिंह फैजाबाद से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और आप एक चीज़ देखिएगा कि सारे जो इनके सांसद थे वो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे थे। अब देखिए, भले ही मोदी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी ना हो, लेकिन इनके जो लोकल लेवल पर जो इनके कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर था। और चूंकि योगी आदित्यनाथ गंगू सिंह को टिकट मिलने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको शायद मालूम था कि गंगू सिंह फैजाबाद से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में ये चीज़ देखी गई है कि प्रत्याशी इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं जीते। अगर डेटा को उठाकर आप देखोगे तो जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो ये तो अपने कास्ट की वजह से जीते हैं या तो अपने लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से जीत हासिल कर पाए। कई सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा 35 लोकसभा क्षेत्रों के जो
कैंडिडेट चुने गए थे उनके लिए एक लिस्ट दी गई थी बीजेपी के हेड ऑफिस में, जिसको बीजेपी हेड ऑफिस ने रिजेक्ट कर उसकी जगह पर खुद के अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। देखिए, यहाँ पर बीजेपी यह बात भूल गई थी कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक अलग ढंग से चलती है और योगी आदित्यनाथ जो कि इस राजनीतिक माहौल में पले बढ़े हैं, उनको शायद इस बात का बेहतर इल्म था। इन सभी रीजन्स की वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश में इस बार वो कमाल नहीं दिखा पाई जो कि हम और आप सोच रहे थे या फिर जो भाजपा सोच रही थी। और हरियाणा में भी बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल था, जहां पर वो 5 सीटें ही जीत पाई और 5 सीटें INDI गठबंधन से हार गई। देखिए, हरियाणा में फार्मर प्रोटेस्ट और कई सारे सांप्रदायिक जड़ों पर भाजपा का ठंडा रिस्पांस की वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें काफ़ी नुकसान झेलने को मिला। देखिए, हम सबको तो पता ही होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले पहलवानों के द्वारा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए गए थे और भाजपा के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस एक्शन न लेने की वजह से हरियाणा के वोटर नाराज थे, क्योंकि हम सबको ये चीज़ पता है कि हरियाणा पहलवानों का गढ़ माना जाता है और जितने भी नामी पहलवान जो कि भारत के लिए नाम कमा रहे हैं वह कहीं ना कहीं हरियाणा से आते हैं। देखिए, हम तो ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने काफ़ी सारी गलतियां की, जिसकी वजह से बीजेपी इलेक्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं हद तक ये जरूरी भी था, क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन विपक्ष कमजोर होता हुआ जा रहा था, जो कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का एक उदाहरण था। भाजपा के जितने भी नेता थे वो इलेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ही ईगो साइड थे और चुनाव से पहले ही जीत का वादा कर रहे थे और ये भी बता रहे थे वो लोग कि उनके पास आने वाले 100 दिन का एक्शन प्लान है कि वो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे। इसका मतलब था कि इस इलेक्शन को महज वो एक फॉर्मेलिटी मान रहे थे और जनता ने उन्हें दिखा दिया कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन को कभी भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बीजेपी इससे कुछ सीखती है तो आने वाले सालों में और मजबूत सरकार बनाएगी और यदि नहीं सीखती तो यह बीजेपी के पतन की शुरुआत हो सकती है, जैसा कि कांग्रेस के साथ 1986 के बाद से हुआ है। चलिए, आज के इस लाइव डिस्कशन में को यहीं पर ख़त्म करते हैं और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसको पढ़कर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यदि आपको किसी और टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।